हेलो चैंपियंस, तैयारी अच्छी चल रही है। साइंस का एग्जाम नेक्स्ट है आपका। केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में लेकर आया हूँ। ये वो टॉपिक्स हैं जो अक्सर आप भूल जाते हैं इन्हें करना। और एक्चुअली क्या होता है, अगर आपको याद भी रहता है ना, तो ये टॉपिक्स किताब में जल्दी मिलते नहीं है। एक किताब में आपको अलग अलग जगह पूरी किताब छाननी पड़ती है, फिर जाके टॉपिक्स आपको मिलते हैं। और मिलते भी हैं तो आप इनको याद नहीं कर पाते। इनका जिक्र कहीं कहीं किसी सैम्पल पेपर में किसी क्वेश्चन में होता है। इसलिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जो भी आपकी कंफ्यूजन्स थी, वो सबको इकट्ठी करके मैं 15 मिनट में आप सबको सब फिनिश कराऊंगा। इसको करने के बाद केमिस्ट्री के जो हिडन सीक्रेट्स होते हैं ना, कि कहाँ मार्क्स कट सकते हैं, वो नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक में आज हम इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस की। कई बार क्या होता है कि गैसेस कौन सी हैं, हमें इसको टेस्ट करने के लिए पता लगाना होता है कि हमारे पास ऑक्सीजन गैस है, CO2 गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, कौन सी गैस है, इसका पता कैसे लगाएं। इसकी टेस्टिंग आती है 1 नंबर की। हम इसके बारे में जानेंगे। हम जानेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं। इसमें बड़ी चीज में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है हमें। हम इसके बारे में जानेंगे। मेटल्स और उनके ओड्स और उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसको बहुत जल्दी हम इसकी एक लिस्ट दे देंगे, वो आप करेंगे। अगला हम जानेंगे कलर ऑफ प्रेसिपिटेट्स। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, उनके जो कलर है, जो कलर चेंज होता है, तो किस कलर का होगा, ये हमें जानना जरूरी होता है। क्योंकि रिएक्शन में ही लिखना होता है कई बार, और कई बार हमें पता लगाना होता है। क्वेश्चन में आ जाता है कि अ सब्सटेंस एक्स दिस इज दिस इन कलर, फाइंड द नेम। तो ये सब कुछ होता है, हमें ये सब पता लगाना है। इस वीडियो के बाद ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत 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 ईजी हो जाएंगे। और केमिस्ट्री में आपको एक बूस्ट मिलेगा, क्योंकि ये हिडन सीक्रेट्स क्वेश्चंस होते हैं जिस पे हमारा ध्यान नहीं जाता, ध्यान जाता भी है तो हम आंसर्स जल्दी ढूंढ नहीं पाते, बहुत टाइम लगता है। चलिए मैं इन सबको जल्दी से फिनिश करता हूँ। सबसे पहले, अच्छा, बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, आप ताकि इधर उधर किताबों को ना पलटें, टाइम वेस्ट ना करें। सिर्फ वीडियो में जो भी आपको स्क्रीन दिख रही है, इसका स्क्रीनशॉट लो, से लर्न कर लो। गॉट इट। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ हमारे पास ये जो है मेटल्स, और वो मेटल्स के ओर्स किस फॉर्म में पाए जाते हैं, और फिर उन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है। इसके लिए आपके पास ये जो स्क्रीन पे चल रहा है, जल्दी से इसकी वीडियो ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड कॉपर, इन सब के जो भी ओर्स हमारे पास हैं, उन सब के नाम विद द फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और फिर इनकी एक्सट्रैक्शन कैसे होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, लिथियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, जिसके लिए इसको इलेक्ट्रोलाइसिस से ही इसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सोडियम, ये भी हाईली इलेक्ट्रिव मेटल है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को भी इलेक्ट्रोलाइसिस से ही करते हैं। कैल्शियम को इलेक्ट्रोलाइसिस से करते हैं। कॉपर को इलेक्ट्रोलाइसिस से नहीं करते हैं, आप देख रहे हैं। ओके, तो हम इसको सल्फाइड के साथ रिड्यूस कर देते हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और टैक्टिक्स इस पूरी टेबल में है, इसको आप सिर्फ याद कर लेंगे और आपका काम हो जाएगा। आगे बात करते हैं, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, जिंक ब्लेंड, इसके ओर्स होते हैं। जिंक के सारे ओर्स आपके पास हैं, लेड के ओर्स आपके पास हैं, और आयरन के ओर्स आपके पास हैं। इनकी एक्सट्रैक्शन भी कैसे होती है वो आपकी स्क्रीन पे है, इसको लर्न करना ही करना है। चैम्प्स, इस टेबल में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ चुका है, तो इसे करना ही करना है। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका, आपका एग्जाम चल रहा है, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेंगे, वो इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। वीडियो खोलो, स्क्रीनशॉट लो, लर्न करो, दैट्स इट। उसके बाद कोई अगर डाउट आता है इस टेबल में, प्लीज़ लेट मी नो, आप कमेंट करिए और मुझे बताइए। आई विल डेफिनेटली सॉल्व दैट। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे एक्सट्रैक्शन की बात नहीं हुई है, यहाँ पे सिर्फ ये बात हुई है कि हमारे पास किस मेटल का ओर है, तो उसका नाम क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहले टाइप ऑफ ओर में हमने रखा है ऑक्साइड ओर्स। ऑक्साइड ओर्स जो है हमारे पास एल्यूमिनियम के, फिर कॉपर के, फिर आयरन के, उसके बाद फिर टिन के। उसके बाद हमने रखे हैं कार्बोनेट ओर्स। कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्राइट, आयरन ऑक्साइड, हेमाटाइट, टिन, कैस्टराइट। फिर कार्बोनेट ओर्स में आपके पास कैल्शियम के लिए आपके पास आएगा लाइमस्टोन, कैल्शियम, लाइमस्टोन, जिंक, कैलामाइन, आयरन, सेडराइट। तो ये सारे के सारे ओर्स हैं। आपको कार्बोनेट ओर्स, सल्फाइड ओर्स, ऑक्साइड ओर्स
हर एक मेटल के अलग अलग सबके लिस्ट आपके सामने है, आप इन्हें लर्न करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगेगा आपको, या तो 20 मिनट लगेगा, उसको लिख के याद करो, बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो से कम 5 नंबर का फायदा आपको होने वाला है। तो 15 मिनट दो, रिवाइज करो और जल्दी से वो फायदा ले लो। नेक्स्ट, अब अलॉयज, कोर्स याद करने के बाद अलॉयज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलॉयज पे क्वेश्चंस आते हैं अक्सर। में अलॉयज की डेफिनेशन याद कर लेते हैं, अलॉयज होते क्या पता कर लेते हैं। अलॉयज के ना, अलॉय किस मेटल से बना है और ये अलॉय कहाँ यूज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी टेबल मैंने आपको दिखा दी है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। ब्रास हमारे पास कॉपर 80% होता है, इसमें जिंक 20% होता है। ये पाइप्स, रेडिएटर्स और यूटेंसिल्स बनाने में काम आता है। ब्रॉन्ज 90% कॉपर है, इसमें 10% टिन है। और ये कॉइन्स, ऑर्नामेंट्स और यूटेंसिल्स बनाने में काम आता है। स्टैचूज भी बनाए जाते हैं। स्टेनलेस स्टील में 82% आयरन है। निकल और क्रोमियम इसमें 18% पाया जाता है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वॉचेस और यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं। मैग्नीशियम में एल्यूमिनियम 95% है। मैग्नीशियम 5% है। ये लाइट आर्टिकल्स या फिर फिजिकल बैलेंस जैसी चीज़ों में ये यूजफुल होता है। ड्यूरालामिन, एल्यूमिनियम 95%, कॉपर 4%, मैंगनीज 0.5%। ये एरोप्लेन या शिप्स के पार्ट्स बनाने में यूज होता है, क्योंकि आपको पता है एल्यूमिनियम बहुत लाइट होता है। और एल्यूमिनियम लाइट होने के साथ साथ अगर मैं इसका अलॉय बना दूं जो कि ड्यूरेबल हो, जिससे फायदा क्या होगा, हवा में उड़ने वाली चीज़ें और पानी में तैरने वाली चीज़ें हल्की रहेंगी लेकिन ड्यूरेबल होंगी, इसलिए एल्यूमिनियम का अलॉय यूज़ किया जाता है शिप्स और एरोप्लेन में। जर्मन सिल्वर, कॉपर 60%, जिंक 20%, निकल 20%। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज होता है, यूटेंसिल्स में भी काम आता है। गन मेटल कॉपर 88% और टिन 10%, जिंक 2%। सोल्डर मेटल, सोल्डरिंग वायर आपने बहुत ज्यादा यूज करी होगी अपने घरों में भी, आसपास देखा होगा इलेक्ट्रिक शॉप पे भी, इलेक्ट्रिशियन के शॉप पे। लेड 50% होता है, टिन 50% होता है। ये इलेक्ट्रिक वायर्स की इलेक्ट्रिक वायर्स को ज्वाइन करने के लिए यूजफुल होता है। इसके बाद टेस्ट ऑफ गैसेस का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अगर आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है या फिर हाइड्रोजन गैस है, इसमें से कैसे इनकी प्रॉपर्टी पता होने पे हम बता सकते हैं कि ये ABCZ कौन सी गैस है हमारे पास। ठीक है, इसके लिए आपको क्या गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। चलो बात करते हैं गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड हो, ओके चैम्प्स, अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसका पता कैसे लगाएंगे, बहुत सिंपल है। कार्बन डाइऑक्साइड और स्लेक लाइम से पास कराइए, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कराइए। ये क्या करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिल्की वाइट बना देगा। तो हम जरा बात कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस टर्न्स लाइम वाटर आपका होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस लाइम वाटर मिल्की बना देता है व्हेन पास थ्रू इट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब कार्बन डाइऑक्साइड आप पास कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट जो कि लाइमस्टोन होता है ये बन जाता है, और ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। वाटर में इनसॉल्युबल होने की वजह से पूरे पानी में घुलता है, पूरे पानी में दिखाई देता है, व्हाइट कलर का होता है, इसलिए पूरा का पूरा पानी मिल्की वाइट दिखता है। तो अगर कोई गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर को मिल्की वाइट बना देता है तो मतलब ये जो गैस थी ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। याद रखना, इसको लिखना भी यही है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। सल्फर डाइऑक्साइड, देखो हमारे पास एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमोनेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर मैं इसमें SO2 पास कराता हूँ, सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास वैसे तो इसकी पहचान पंजेंट स्मेल होती है, बड़ी गंदी स्मेल होती है। स्मेल से पता चल जाता है कि ये SO2 है, इस गैस की पहचान हमें होती है स्मेल की। अगर कोई दूसरा तरीका भी केमिकली इसको बताना है तो आप क्या करेंगे, आप इसमें पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमोनेट दोनों एसिडिफाइड होना चाहिए। दोनों में से अगर अलग अलग आप ये गैस पास कराएंगे तो होगा क्या, होगा ये जब ये पोटेशियम डाइक्रोमोनेट से गुजरेगा तो ये ग्रीन कलर दे देगा, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट से गुजरेगा तो ये कलरलेस कर देगा। पोटेशियम परमैंगनेट का कलर पिंक होता है, जब उसमें से CO2 पास कराएंगे तो कलरलेस हो जाएगा। पोटेशियम डाइक्रोमोनेट, पोटेशियम परमैंगनेट दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स से जब ये पास होगा हमें कंफर्म हो जाएगा, एक बार ये ग्रीन कर रहा है, एक बार ये कलरलेस कर रहा है, जिससे ये कंफर्म होता है कि जो गैस थी वो SO2 थी, क्योंकि SO2
की पहचान यही है कि पोटेशियम डाइक्रोमोनेट को ग्रीन करेगा और पोटेशियम परमैंगनेट को कलरलेस करेगा। नेक्स्ट O2, कंबशन के लिए ऑक्सीजन यूजफुल होता है। तो किसी भी मैच स्टिक को या कोई भी थोड़ी बहुत जलती हुई कोई भी कैंडल अगर आप उसके पास लेके जाएंगे तो उसकी बर्निंग तेज हो जाएगी, वो तेज जलना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से कंफर्म हो जाएगा कि ये बर्निंग में हेल्प कर रहा है, मतलब ये ऑक्सीजन गैस है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस ही बर्निंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ बर्निंग कैंडल और स्प्लिंटर। गॉट इट चैम्प? हाइड्रोजन H2 पॉप साउंड करेगा। ओके, तो जब भी पॉप, अगर कोई गैस हाइड्रोजन गैस है वो कहीं अगर किसी भी बर्निंग कैंडल या मैस्टिक के कांटेक्ट में आती है तो पॉप साउंड करके बुझ जाती है। ठीक है, ये पहचान है हाइड्रोजन गैस की। तो ये टेबल आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खाली डिमांड पे बनाई है ये टेबल, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये चाहिए थी। जब हम प्रेसिपिटेशन करते हैं तो प्रेसिपिटेशन में कलर चेंज होता है, लाइक आयरन सल्फेट चेंज हो जाता है, और कॉपर सल्फेट पहले ब्लू होता है, फिर चेंज होकर आयरन सल्फेट बन जाता है, फेरस सल्फेट बन जाता है। वो पहले मतलब ब्लू से फिर ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो कलर हमें कैसे बताना है, हमें कैसे पता लगे कि कौन सा कलर है? कलर की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? अच्छा, NO2 गैस जो होती है वो ब्राउन फ्यूम्स देती है, तो इस गैस की पहचान ब्राउन फ्यूम्स है, उसको भी याद कर लेना, जो मैंने टेबल में पीछे नहीं लिखा था। आगे हम बात करते हैं अलग अलग प्रेसिपिटेट्स अगर आपके पास है तो किस कलर के होंगे। मैंने आपको स्क्रीन पे दे रखा है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो, ग्रीन, येलो, व्हाइट, ग्रीन, ब्राउन, पिंक कलर, या फिर ब्लू या व्हाइट या ब्लैक, सारे कलर मैंने दे रखे हैं आपको। शायद मेरी स्क्रीन छोटी हो गई है, फिर से बड़ी हो गई है। क्लियर है? चाहे आपके पास कॉपर हाइड्रोक्साइड हो, चाहे आपको जिंक हाइड्रोक्साइड हो, चाहे HGS मर्क्यूरी सल्फाइड हो, ठीक है, ये लेड कार्बोनेट हो, कुछ भी हो, सबके कलर आपके पास है। तो आपको सारे कलर्स याद रखने हैं। इसमें थोड़ी सी कुछ खास इसमें ट्रिक टैक्टिक्स तो नहीं है, लर्निंग करना पड़ेगा। ज़्यादातर पहले मैं आपको छोटी चीज़ बताता हूँ, जितने भी कार्बोनेट सॉल्ट्स होते हैं ना, अक्सर जो कार्बोनेट प्रेसिपिटेट्स होते हैं, तो जो कार्बोनेट प्रेसिपिटेट्स होते हैं वो ज़्यादातर वाइट ही होते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो, जितने भी कार्बोनेट प्रेसिपिटेट्स हैं मेरे पास वो सारे के सारे वाइट है। कार्बोनेट प्रेसिपिटेट्स वाइट होते हैं, बाकी सबका कलर मैंने आपको दिखा रखा है। क्लियर है चैम्प्स? तो प्रेसिपिटेट्स के कलर इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न कर लो। नेक्स्ट जो है, एक बात होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। ठीक है चैम्प्स, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बेसिकली क्या होते हैं? बड़ी कंफ्यूजन होती है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं। देखो, बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं ऑक्सीडाइज हो रहा हूँ मतलब मैं कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन खींचूंगा, फिर मैं ऑक्सीडाइज होऊंगा, है ना। तो अगर मैं कहीं से ऑक्सीजन खींच रहा हूँ, अपने पास ला रहा हूँ, तो मैं ऑक्सीडाइज हो रहा हूँ। पर जहाँ से मैं खींच रहा हूँ वहाँ से तो ऑक्सीजन जा रहा है ना, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? वहाँ हो रहा है रिडक्शन। अगर मुझे ऑक्सीजन चाहिए तो मैं किसी से ऑक्सीजन लूंगा, कहीं से छीनूंगा, तो जहाँ से छीन रहा हूँ वहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, वहाँ पे होगा रिडक्शन और मुझ में होगा ऑक्सीडेशन। तो जिसमें भी ऑक्सीडेशन होती है, जिन स्पीसीज में ऑक्सीडेशन होती है, वो स्पीसीज हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। क्लियर है? आपको ऑक्सीडेशन की सारी डेफिनेशंस पता है कि कैसे कैसे ऑक्सीडेशन होती है। मैं एक छोटी सी कहानी या छोटा सा रिएक्शन आपको दे देता हूँ। CuO plus H2 gives Cu plus H2O, है ना। बहुत सिंपल सी कहानी है ये। यहाँ पे देखो ध्यान से चैंप, कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे था, यहाँ पे सिर्फ कॉपर हो गया, तो यहाँ से लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, यहाँ से ऑक्सीजन जा चुका है। अगर यहाँ से ऑक्सीजन गया है तो यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे रिडक्शन हुई है। रिडक्शन किस में हुई है? इसमें हुई, इसमें रिडक्शन हुई है, और H2 से यहाँ H2O बन गया है। तो H इसमें क्या हुआ है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है, ऑक्सीडेशन। ध्यान से देखो, H2 ऑक्सीडाइज हुआ है। ये ऑक्सीडाइज हुआ, तुमने क्या किया होगा इसने?
इसने CuO से O खींचा है, यहां से छीना है। तो अगर यहां से इसने O छीना है तो H2 की वजह से यहाँ पे रिडक्शन हुई है। H2 एक्चुअली क्या है? H2 यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है, ये यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि अगर ये इसको रिड्यूस, अगर ये CuO को रिड्यूस ना करता, अगर ये CuO को रिड्यूस ना करता तो इसमें ऑक्सीडेशन होती ही नहीं। तो ऑक्सीडेशन जहां हो रही है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी को रिड्यूस कर रहा है, इसलिए उसमें ऑक्सीडेशन हो रही है। तो यही कहानी है, जिसमें ऑक्सीडेशन होती है वो कहीं ना कहीं रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, तभी उसमें ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। इसका वाइस वर्सा, जब कहीं रिडक्शन होती है तो कहीं ना कहीं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, कहीं ना कहीं वो ऑक्सीडेशन करवा रहा है, इसलिए उसमें रिडक्शन हो रही है। तो रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं पता लग गया। जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट्स है, जिसमें रिडक्शन हो रही है, जिसमें रिडक्शन हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। तो हमने जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और टैक्टिक्स थी या फिर जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी केमिस्ट्री में जो हमें तंग कर सकता था, जहाँ पे हमारा ध्यान नहीं जाता, जहाँ के आंसर्स हमें जल्दी ढूंढने में नहीं मिलते, वो सारी बातें हमने यहाँ पे कर ली है। अच्छे से पढ़ना, कोई भी डाउट्स है तुरंत मुझे चैट बॉक्स में लिखो, आई विल सॉल्व दैट। ओके, अगर वीडियो से कुछ भी आपको जानने को मिला है, अच्छा लग रहा है, तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है। करेक्ट, बाय, जम के पढ़ो।